क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो भारतीय संविधान में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अब तक के प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट। तो आइए पढ़ते हैं भारतीय संसद। हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संसद। इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट। तो हम जानते हैं कि हमारी भारतीय संसद के 3 अंग हैं। संसद यानी कि पार्लियामेंट, इसके 3 अंग हैं। राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट, और दूसरा है राज्यसभा। ये उच्च सदन है। राज्य सभा। और तीसरा है लोकसभा। ये हमारा उच्च सदन है और ये निम्न सदन है। कई बार पूछा गया है ये सवाल कि संसद का उच्च सदन है, तो उच्च सदन है हमारा राज्यसभा। ठीक है, अब देखते हैं कि राष्ट्रपति को भी हमारे संसद का अभिन्न अंग बताया गया है, अभिन्न अंग बनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है। क्यों? संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति को क्यों बनाया गया है? ताकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, और कार्यपालिका का समन्वय कायम रह सके। समन्वय कायम
रह सके। ठीक है, इन दोनों के बीच यानी कार्यपालिका मंत्रिमंडल होता है तुम्हारा और उनके अधीनस्थ कर्मचारी, ठीक, और व्यवस्थापिका यानी विधायिका जो कानून बनाने की संसद है, संस्थाएं हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनके बीच में जो है संबंध बना रहे, समन्वय कायम रह सके। ठीक है, तो अब जो है हम देखते हैं कि हमारा जो अब उच्च सदन है राज्यसभा, उच्च सदन राज्यसभा के बारे में देखते हैं। हम पहला राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं, आते हैं राज्यसभा। राज्यसभा इंग्लिश में भी इसे हम राज्यसभा ही कहते हैं। ओके, तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। संसद का उच्च सदन है। ठीक है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और इसका गठन जो है 3 अगस्त 1952 को किया गया। ठीक है, इसका पूछा गया है सवाल, इसका गठन 3 अगस्त 1952 यानी 1952 को किया गया था। ठीक, इसका गठन 3 अगस्त 1952 को किया गया था। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, सवाल पूछा गया है कई बार, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, सदस्यों की अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। समझ आ गई बात? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है मैक्सिमम, इट में बी 250 मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। समझ में आ गई बात? तो संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है कितनी हो सकती है? 250, लेकिन वर्तमान में ये 245 है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में
245 यानी 233 प्लस 12, ये 233 जो सदस्य संख्या है, ये विभिन्न राज्यों से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या चुन करके आती है और 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है। ठीक है, और ये 233 जो सदस्य हैं ये विभिन्न राज्यों से चुनकर आते हैं। समझ आ गई बात? तो वर्तमान में 245 है, यानी सदस्यों की संख्या जो है वर्तमान में कितनी है? 245। समझ में आ गई होगी बात? नोट कर लीजिए। अब ये जो 12 सदस्य चुने जाते हैं, समझ में आई बात? ये जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं तो ये साहित्य, संगीत, कला, खेल, सहकारिता, सामाजिक क्रियाकलापों के क्षेत्रों से चुन करके आते हैं। जैसे आपने देखा कि हेमा मालिनी, रेखा, सचिन तेंदुलकर और धर्मेंद्र आदि जैसे सदस्य जो है राज्यसभा के सदस्य रहे। ठीक है, तो ये जो है साहित्य, संगीत, कला और समाज सेवा आदि के क्षेत्रों से चुन करके आते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये 12 सदस्य इस प्रकार मनोनीत किए जाते हैं। अब आते हैं सदस्यों की योग्यताएं। क्या योग्यताएं होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए? राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो देखते हैं हम। तो पहली बात वही कि भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, बात समझ में आ गई? उसकी आयु 3 वर्ष से कम ना हो। यह भी सवाल पूछा जाता है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए जो अधिकतम आयु है, मिनिमम आयु, कम से कम उम्र सीमा वो कितनी होनी चाहिए? उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो। ठीक, बात समझ में आ गई होगी? आयु सीमा 30 वर्ष। वह किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। समझ में आ गया? किसी भी ऐसी संस्था का सदस्य ना हो जहां से उसे वेतन निर्गत किया जाता हो, वेतन दिया जाता हो, ये लाभ का पद है। बात समझ में आ गई? यानी लाभ के पद का मतलब है उसे किसी भी प्रकार का वेतन न दिया जाता हो। किसी प्राइवेट संस्था का अध्यक्ष वगैरह है तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए किसी भी प्रकार का वेतन न दिया जाता हो। हाँ, आवेदन करने के समय उसे उस संस्था से भी त्याग पत्र देना पड़ेगा जब वो पर्चा दाखिल करेगा। बात समझ में आ गई? इसके अतिरिक्त वह विकृत पागल या दिवालिया न हो, दिवालिया न हो।
उसे किसी भी न्यायालय द्वारा जो है किसी मामले में सजा ना दी गई हो। समझ में आ गई बात। इसके अतिरिक्त वह उन योग्यताओं को पूरा करता हो जिन्हें वह उन योग्यताओं को पूरा करता हो जिन्हें संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित किया गया हो। तो ये हो गई योग्यता। बात समझ आ गई। अब जो है इसका चुनाव कैसे किया जाता है। तो इनका चुनाव जो है विभिन्न राज्यों के जो सदस्य हैं, समझ में आया, विभिन्न राज्यों के अथवा संघीय क्षेत्रों के विभिन्न राज्यों के और राज्य क्षेत्रों के जो चुने हुए विधानसभा सदस्य हैं वो मतदान करते हैं, इनका इलेक्शन करते हैं। बात समझ में आ गई। अब आते हैं कि इनका कार्यकाल क्या है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, वर्किंग पीरियड क्या है, सेवा काल क्या है। तो हमारा जो है जो राज्यसभा है यानी राज्यसभा सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है, एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी यानी परमानेंट, ठीक है, परमानेंट, ठीक है, स्थायी सदन है, परमानेंट सदन है। इसे कभी भंग नहीं किया जाता है, ये कभी डिजॉल्व नहीं होती, समाप्त नहीं होती, ठीक है। लेकिन एक खास बात यह है कि इसके एक तिहाई सदस्य यानी 1/3 सदस्य, ठीक है, इसके 1/3 यानी 1/3, 1/3 सदस्य ठीक है प्रत्येक दूसरे वर्ष यानी प्रति 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद समझा गया। प्रत्येक 2 वर्ष बाद
अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। बात समझ आ गई? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं यानी ये पद मुक्त हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? इनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। ठीक, इस प्रकार प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, अगर सदस्य का कार्यकाल पूछ लिया जाए तो वह 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अब जो है अब इसका जो सभापति होता है, ठीक है, वो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? यानी भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, भारत का उपराष्ट्रपति। बात समझा रहे हैं ना? उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट पदेन सभापति होता है, यानी इस पद पर इसके अतिरिक्त कोई दूसरा बैठ ही नहीं सकता है। बात समझ आई? यानी जो राज्यसभा का सभापति है यानी अध्यक्ष है, वो उपराष्ट्रपति ही होता है। भारत का उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है। बात समझ में आ रही होगी? और साथ ही साथ अब बात आती है उपसभापति की। तो उपसभापति कौन होता है? राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से उपसभापति
पति का निर्वाचन करती है। का निर्वाचन करती है। यानी राज्यसभा में जितने सदस्य होते हैं उन्हीं सदस्यों में से ही किसी एक लोकप्रिय सदस्य को, जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो यानी उन सदस्यों में से ही किसी सदस्य को उपसभापति चुन लेती है, जिससे कि सदन की कार्यवाही चलती रहे। बात समझ आ गई होगी। अब अगर हटाने की बात हो उपसभापति को, तो राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं वो बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उपसभापति को उसके पद से हटा सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो अब आते हैं कि राज्यसभा की शक्तियां क्या हैं, पावर्स क्या हैं। बात समझ आई। राज्यसभा के कार्य तथा शक्तियां। राज्यसभा के कार्य तथा शक्ति। राज्यसभा के कार्य तथा शक्तियां। अब क्या क्या है। पहला है संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति। ये बहुत बड़ी पावर है राज्यसभा को कि संशोधन जितने भी किए जाते हैं हमारे भारतीय संविधान में, जितने भी अमेंडमेंट हैं, तो उनकी पावर मिली हुई है, उसकी शक्ति प्राप्त है कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य मिलकर के ही ये काम करते हैं। तो संविधान संशोधन की शक्ति है। अगली जो शक्ति है तो वो ये है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेते हैं। बात समझ आ गई होगी। अगली जो शक्ति है वो ये है कि राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य कुछ अधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। बात समझ आ गई कि राज्यसभा के सदस्य जो है ये लोकसभा के साथ मिलकर के राष्ट्रपति और जो सुप्रीम कोर्ट का है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके अगेंस्ट जो है महाभियोग का प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव ला करके जो है महाभियोग लगा सकती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अविश्वास न कह करके यहाँ जो है महाभियोग महाअभियोग यानी बहुत बड़ा आरोप, महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। ठीक है, और अंत में लोकसभा के साथ मिलकर के बहुमत से प्रस्ताव को पारित करके उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। लोकसभा के अब आप देख रहे हैं कि इसमें लोकसभा के सदस्यों का शामिल होना भी उतना ही आवश्यक है, यानी दोनों मिलकर काम करते हैं। तो लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। उसके पद से हटा सकती है। बात समझ में आ गई होगी। और यदि 1 माह से अधिक का आपातकाल रखना हो, यदि 1 माह से अधिक का आपातकाल रखना हो तो उस प्रस्ताव का अनुमोदन
अनुमोदन। राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों का आवश्यक है। बात समझ आ गई? यानी अगर वो प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो राज्यसभा में भी पारित होना आवश्यक है बहुमत से। ठीक है, तो यानी अब आप देख रहे हैं कि महती भूमिका है राज्यसभा की, जितनी भूमिका लोकसभा सदस्यों की है उतनी भूमिका राज्यसभा के सदस्यों की भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा राज्यसभा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। नए छात्रों से अनुरोध है कि मेरे चैनल अवस्थित क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।